आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव में संविधान पर सियासी शोरगुल के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद की मीटिंग में विपक्ष के आरोपों का चुन चुनकर जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी ने संविधान को माथे से लगाकर संविधान और लोकतंत्र के प्रति आस्था को जाहिर किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष ने संविधान को लेकर सभी जो कांग्रेस संविधान गांधी की शोर से बढ़ उठाया। आपको क्या लगता है कि क्या आज से मुद्दा इस तरीके से उठा होगा? अनम्यूट कीजिए सर प्लीज अपने आप को। जो संविधान का मुद्दा है ये तो जब संविधान बना है तभी से चला आ रहा है। संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं और सुविधा के अनुसार संशोधन होते रहे हैं, देश की जरूरतों के अनुसार संशोधन होते रहे हैं। तो इस बार जो संविधान का मुद्दा उठाया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। तो विपक्ष ने, विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि ये 400 पार इसलिए
मांग रहे हैं कि संविधान को है उसको भी ये बदलना चाहते हैं और संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। जो आपके आरक्षण है, दूसरे मुद्दे हैं, उनको सीआईए लागू करना चाहते हैं और बहुत सारे मुद्दों को उठाया। भाई संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं और राहुल जी ने हर जगह संविधान को लेकर अपनी जो जनसभा है उनमें संविधान दिखाया कि ये संविधान। लेकिन केसी मलकानिया जी, ये जो डर की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा की गई, इसका किस पार्टी को फायदा होता लग रहा है आपको इन चुनाव में? नहीं, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था और 300 से भी नीचे रह गई। भारतीय जनता पार्टी से लोगों को बहुत सी आशाएं थे। जितने में एग्जैक्ट पोल हुए उसमें भाजपा को कम से कम 3 से नीचे तो किसी ने दिखाई ना, 300 से ऊपर ही दिखाई है। परंतु कांग्रेस का जो प्रदर्शन है और कांग्रेस जिस प्रकार दूसरे दलों को साथ लेकर चलने में सफल हुई है, इकट्ठी जनसभा हुई है, उससे कांग्रेस को अवश्य फायदा हुआ है। कांग्रेस को इसके कारण और राहुल गांधी जी की जो लंबी यात्रा की है और के साथ उन्होंने अपने नाते रिश्ते बनाए हैं और मिलकर चुनाव लड़ा है, उससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसको इसका नुकसान हुआ। 10 साल की जो सत्ता विरोधी लहर भी होती है, परंतु लग नहीं रहा था कि भाजपा इतनी नीचे चली जाएगी। 300 से नीचे भारतीय जनता पार्टी दम पर सरकार का बहुमत ले पाएगी। अब उनको विपक्षी दलों के साथ मिलकर चलना होगा, उनका सहयोग लेना, उतना खुला हाथ नहीं होगा मोदी जी का जितना पहले था। उन्होंने कई जगह। ठीक है विदु जी, केसी मलकानिया जी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर इस मुद्दे से बीजेपी को नुकसान हुआ है और कांग्रेस कहीं ना कहीं फायदा उठाने में कामयाब रही। सोनल जी, ये मुद्दा उठाया ही इसलिए गया था ताकि किसी प्रकार से जनता को बेवकूफ बनाया जाए, प्रयास किया जाए वोट को लूटने का। ये सीधा सीधा है, मैं कोई शब्दों की मिन्सिंग नहीं करूंगा इसमें, सीधा सीधा मामला था। जो लोग जनता द्वारा लटकारे गए थे, नकारे गए थे और जिनका सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने, जिनकी जनता शक्ल देखना नहीं पसंद करती थी, जिस प्रकार रावण जो है साधु के भेष में आया था, ठीक यही काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया। और उस नाते से फिर भी उसके बावजूद भी वो मुंह की खाकर आज पड़े हुए हैं। अगर वो इसको अपनी जीत मानते हैं तो ये उनकी जीत इस मामले में जरूर है कि वो जनता को भरपाने में 10 साल बाद जो है एक तरह से मान ले कुछ हद तक जो है कामयाब हुए। 63 सीटें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी जो 1% से भी कम अंतर से जो है हारी। अगर 63 सीटें जो है सीधा सीधा जो है 240 में आप जोड़ लो तो भारतीय जनता पार्टी 303 के उस पर आंकड़े पर आकर खड़ी होती है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। ये तो केवल 1% की बात है। आप चुनाव के होने के बाद भी लगातार राहुल गांधी का बयान सुनिए और आज कांग्रेस के प्रवक्ता से और कोई सवाल पूछने के बजाय ये सवाल जरूर पूछना कि भारतीय जनता पार्टी किस सिनेरियो में, किस कारण से आप कह रहे थे कि संविधान बदल देगी। भारतीय जनता पार्टी तो उल्टा वो पार्टी है जो कांग्रेस ने जहां पर संविधान नहीं लागू होने दिया 70 साल तक, कश्मीर की बात कर रहा हूं, कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था। 370 की जो लगाई हुई थी अनुच्छेद, उस कारण से संविधान का जो है ज्यादातर जो है अनुच्छेद उस पर लागू ही नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो वहां जाकर जो है 370 को तोड़कर जो है वहां पर भी बाबा साहब का संविधान लागू किया। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने कश्मीर के अंदर भी जो है कश्मीर के दलितों को भी आरक्षण दिया। इन्होंने दलितों को आरक्षण देना तो छोड़ो, कश्मीर में तो इतनी अमानवीय बात थी सोनम जी, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। कश्मीर के अंदर तो दलितों को केवल एक काम करने की अनुमति थी और कोई काम नहीं करने की थी, और ये ऑन रिकॉर्ड था। बड़े शर्म आनी चाहिए, मानवता को शर्म करने साथ वाला है कि केवल दलित जो है सफाई कर सकता है, वहां पर सफाई कर्मचारी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता था। हमने वो अमानवीयता खत्म की और इन घटिया गंदे लोगों ने किस प्रकार से जनता को पहले दिन से ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, केसी मलकानिया जी कह रहे हैं कि बड़ा फायदा कांग्रेस को हुआ इस मुद्दे से, लेकिन आपकी जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार यही आरोप लगा रही है जो वो शुरुआती दौर से लगाती आ रही थी कि आप एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सोनल जी, हमारे साथी ने कहा कि घटिया और गंदे लोग ये बात कर रहे थे। इतिहास बताता है घटिया और गंदे लोग कौन थे। कांग्रेस है घटिया, गंदा इतिहास है कांग्रेस का।
नहीं, ये इतिहास भी सुन तो लीजिए हमने- सुन लीजिए विदु जी, प्लीज सुन लीजिए और भाषा की अगर हम मर्यादा रखेंगे डिबेट में तो शायद और बेहतर होगा। ये राजनीति की मर्यादा न रखें, हमें भाषा की मर्यादा आप बताइए। ये राजनीति की मर्यादा न रखें, देश पीसीआर थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए, मुझे दोनों ही गेस्ट की आवाज बहुत कम आ रही। जी जी वेद प्रकाश जी। मैडम मैंने तो घटिया और गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैंने कहा घटिया काम किया है, हमने बताया कि आपने घटिया। मैडम फिर आप इन्हीं से बात ठीक है विदु जी प्लीज सुन लीजिए तो मैं बात नहीं कर सकता इस तरह। नहीं ठीक है ठीक है कर दिया जो ओके इन्होंने ओके तो वेद प्रकाश जी अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए वेद प्रकाश जी। चल रहा है, अगर आप इनको नहीं रोक सकते तो फिर ऐसी बहस में बाहर लेने हो गया ना, अब हो गया वेद प्रकाश जी, बोलिए प्लीज। तो जो घटिया और गंदे लोग वो हैं जिन्होंने जब संविधान लागू किया देश में तब से लेकर लगातार इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। आप इतिहास बताएं तो इतिहास बता सकते एक बार बताना इतिहास तो वेद प्रकाश जी ये भी कहता है कि एक समय पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाता था। इतिहास तो ये भी कहता है, इतिहास तो ये भी कहता है। ठीक है विदु जी सुन लीजिए प्लीज प्लीज होल्ड सुन लीजिए। नहीं आप भी भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो ये भी तो जवाब देंगे ना वेद प्रकाश, विद्रोही जी भी जवाब देंगे विदु जी प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है, एक संयमित भाषा का प्रयोग कीजिए, बहस का मतलब ये थोड़ी ना होता है। इनसे कहिए उल जुलूल बातें ना करें। ठीक है ओके अब वेद प्रकाश विद्रोही जी को सुनेंगे हम। ठीक है ओके तारीख बताएं, ठीक है ऐसे नहीं कोरी बातें ना करें। ठीक है दिन तारीख बताएं कब भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की बात ठीक है की। अब अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो बताएंगे कहां से? ठीक है सुन लीजिए। चलिए मैं सुन रहा हूं, बता दें तो मैं ठीक है वेद प्रकाश जी। सोनल जी इस पर डिबेट रख सकती हैं। मैं 1947 से लेकर 1993 तक के आरएसएस के वक्तव्य, प्रदर्शन, बताइए, लिखित बयान बताइए। सुनिए ना यार, मैं चुपचाप सुनूंगा, आप केवल ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने की बजाय दिन तारीख क्या हो रहा है? नहीं विदु जी बात नहीं है, दिस इज नॉट द वे प्लीज, दिस इज नॉट द वे विदु जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, संविधान पर बहस कर रहे हैं हम, और हम वक्तव्य की आजादी नहीं अपनी डिबेट में मेंटेन कर पा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज। गलत झगड़ा कर रहे ठीक हैं। है विदु जी, मेरा समय नहीं ठीक है, मेरी सुनिए बात, मेरी सुनिए, मेरा भी समय इनको दे दीजिए, लेकिन इनसे कहिए जो इनकी बात आगे बढ़ने तो दीजिए, आप इनकी बात आगे बढ़ने तो दीजिए, आप बोलने कहां दे रहे हैं विदु जी? मेरा छोटा सा पॉइंट है सोनल जी, बीच में बोलने के बजाय मेरा छोटा सा पॉइंट सुनिए। मेरा समय इनको दे दीजिए, मेरा सारा समय इनको दे दीजिए, बस इनसे एक रिक्वेस्ट कर लीजिए, जो आप सुन भी नहीं रही आप मेरी बात, जो ये बोल रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं, उसको सब्सटेंशिएट करने का कहिए इन्हें। ओके ऑल राइट, ही इज लिसनिंग ओके ठीक है, मैं भी सुनता हूं, ठीक है मैं भी सुनता हूं। सोनल जी मेरे पास 1947 से लेकर 93 तक की अखबारों की कटिंग, इससे आगे बढ़िए अब वेद दिखा जी, बात तो वही है ना। दिखा दीजिए दिखा दीजिए। अब फिर वही बेकार की बात कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है सोनल जी, आप क्यों नहीं क्वेश्चन कर रही हैं इन्हें? ये कुछ भी बोले जा रहे हैं और आप मुझ पर विदु जी इनकी बात पूरा तो होने दीजिए प्लीज, आगे बढ़ने तो दीजिए इनकी बात को। मेरे पे कटिंग है, आप कहिए, दिखाइए। ये कह रहे हैं मेरे पे कटिंग, बता रहे हैं ना, ही इज टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। आप नहीं बता पाएंगे, आप सुनने की क्षमता नहीं रख पा रहे। अब ये तो कोई तरीका नहीं है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर आप कहेंगे तो ये कहेंगे झूठ फैलाते हैं, ये कहेंगे तो आप कहेंगे झूठ फैलाते हैं, ये तो चलेगा ना। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब मैं देखो प्लीज विदु जी प्लीज हाँ वेद प्रकाश जी जल्दी से। सोनल जी आप इस पर कल ही डिबेट रख लीजिए। आज है डिबेट इसी बात पर, कल क्यों रखेंगे हम? कल ही दावा कर लेना, फिर आज झूठ बोलकर चला। विदु जी सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लीजिए। आज जो बोल रहे हो या तो कल बोलना, और या तो आज बोल रहे हो तो उसको साबित करो। मैडम ये तो सुनने को तैयार नहीं, मैं क्या बोलूं? सोनल जी मैं डिबेट में तभी रह पाऊंगा जब आप इनसे सवाल पूछेंगी, जो ये बोल रहे हैं उसको साबित करें। अब उसी बात का जवाब तो दे रहे हैं ना, ये उसी बात का जवाब दे रहे हैं प्रकाश जी। जवाब नहीं चाहिए, ठीक है, जवाब तो इनका राहुल गांधी भी देता फिर रहा है। ठीक है, राहुल गांधी से लेकर ये सब झूठ बोल रहे हैं। विदु जी देखिए, दिस इज नॉट द वे, मतलब आई रियली डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू प्लीज। ठीक है। सोनल जी वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे वक्तव्य, सारे पत्र, हाँ
देश वो के मैं सपने में सामने देखूंगा। मैं आज इस डिबेट में ये बात कह रही हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट, सारे तथ्य आपके पास है ना? कल अगर हम इस मसले पर जी हाँ डिबेट है, रख लें तो जी हाँ है, ठीक है, जी हाँ ठीक है। है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कल- बता देती कल तो सैटरडे मैं या उनको डिबेट नहीं निकाल होती कर कल। रखता। ठीक है। मैडम, इन्हें पता है, अगर आप ये भी- बता ये भी- देती ये भी चोरी तो है। मैं तारीख वाइज उनको निकाल कर आपको दिखा देता, क्योंकि अब अचानक बात उठी है। अच्छा, अचानक एक दो निकालने तथ्य में गिनवा समय दीजिए लगता है। प्लीज, एक दो तथ्य गिनवा गिनवा दीजिए। अब दीजिए। बात इसी पर आगे बढ़ रही है तो मैं आपसे भी मैडम- रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक दो तथ्य गिनवा दीजिए आप वेद प्रकाश। मैं कह रहा हूं मैडम, मेरे पास इस समय इस मोबाइल में मौजूद है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं उज्ज्वल जी, असत्य क्या नहीं आपने बोलूंगा। डिबेट का विषय नहीं बताया था इन्हें? ठीक है। डिबेट का विषय अरे, नहीं बताया था इन्हें आपने? आज की डिबेट का विषय था, अब मुझे क्या मालूम आप पुरानी संविधान बात के उठाएंगे। सहारे, संविधान के सहारे जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उस पर हमारी डिबेट है वेद प्रकाश दो जी। महीने- आप फैक्ट्स की दो बात महीने कर रहे नंगा हैं, अब नाच आपसे खेला पूछ इन्होंने। रहे हैं तो दो आप कह रहे हैं महीने मुझे नंगा- ढूंढना इनके पास पड़ेगा। एक तथ्य अब नहीं ये है। तो कोई बात एक नहीं। तथ्य ठीक है नहीं विदु है जी, इनके मैं पास। आई एम दो आस्किंग महीने ऑन नंगा बिहाफ ऑफ नाच यू, खेला आई एम इन्होंने। आस्किंग ऑन बिहाफ ये ऑफ इनको यू, शर्म आनी प्लीज चाहिए। गिव मी टाइम दो सर, महीने। प्लीज। वेद प्रकाश जी बहुत जल्दी से देखिए, अभी बात आगे बढ़ रही है, मुझे केसी मलकानिया जी से भी रिएक्शन लेना है। देखिए, बात मैं तो अपनी कर देता अब तक पूरी। सबसे पहले आज की बात पर आ जाओ आप। ये मुद्दा कहां से उठा? सबसे पहले संविधान बदलने की बात कर्नाटक से भाजपा के सांसद ने की। उसके बाद कम से कम 8 से 10 भाजपा उम्मीदवार जिनको टिकट दी गई थी, जिन्होंने चुनाव लड़ा, जिनमें हेमा मालिनी भी शामिल है, उन लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। वहां से बात शुरू हुई है। ये शुरुआत उन्होंने की थी। जब आपके चुने हुए सांसद, आपके टिकट देने वाले नेता ये चार में कहेंगे कि हमें 400 सीट दो, हम संविधान बदलेंगे, ठीक है। स्वाभाविक है हम उस बात को उठाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने नुकसान भी भुगता, प्रधानमंत्री- फिर उन्होंने नुकसान भी भुगता है उस चीज का। हाँ, दुष्प्रचार कोई भी करेगा, बात ऐसी कोई भी करेगा, नुकसान तो होगा ना उसको। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर उसी समय अपने सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। मुद्दा बनाया इन्होंने। अगली बात, पिछले 10 सालों के अंदर मोदी जी के शासन में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हुए, बार बार उन पर हमला कर उनको पंगु बनाया गया, वो सारा देश के सामने, सारा देश इस बात को समझ रहा था कि भाई कहीं न कहीं संविधान पे खतरा है। अगली बात, अगर संविधान पे खतरा नहीं होता, मैं आज की बात करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने के समय टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने किस बात की चिंता व्यक्त की है कि संघवाद पर हमले नहीं होने चाहिए, संघों के अधिकारों का। ठीक है, लेकिन आज तो वो साथ खड़े, आज तो उनको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप खड़े रहने की बात आप सुनना नहीं चाहती, आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है। नहीं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत सुना है ना, आप मुझ पे आरोप लगा सकते हैं इसको लेकर, मैंने बहुत सुना है। ठीक है, इतनी देर बोलकर भी एक तथ्य नहीं दे ठीक है, पाए। ठीक है, एक तथ्य नहीं दे पाए। ठीक है, एक इतनी देर बोले। ठीक है, ठीक है, नहीं सुन लेते ना विदु जी। ठीक है, चुनाव करते समय बहुत सुन लिया ना, ठीक सोनम जी कमी थोड़ी ठीक है, सुनी। ठीक है, मैडम, ओके, ये तो फासिस्ट बहुत लोग हैं, अवसर दिया इन्हें। कोई बात ही नहीं सुनना चाहते। ठीक है, ठीक झोटे है, दूध ठीक है, पड़ ठीक है, गया। ओके। मैं आप दोनों में से किसी से नहीं, मैं केसी मलकानिया जी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, केसी मलकानिया जी, सुनना ही नहीं चाहती, फिर आप ठीक है, आप ठीक हर बार ऐसा ही करती हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आप आरोप मुझ पर लगा रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। आप डिबेट में मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ और आप हमेशा ऐसे ही करती हैं। किस पर आरोप ज्यादा लगा रहे टाइम हैं लिया वेद प्रकाश जी? ज्यादा टाइम चेक कीजिए। ये तरीका नहीं है वेद प्रकाश विद्रोही जी। ये आप ये बात आप नहीं कह पाएंगे डिबेट तथ्य भी नहीं दिया। में। ये बात आप नहीं तथ्य कह भी नहीं पाएंगे। दिया। ठीक है, इतना ठीक है। टाइम वेस्ट कर दिया, फिर भी एक भी तथ्य नहीं दिया। जितना वक्त मैंने इनको दिया उतना ही आपको भी दिया है वेद प्रकाश जी। ज्यादा दिया मैं किसी ज्यादा राजनीतिक दिया। पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 लाइन भी बोल पाता हूं क्या? अरे एक तो तथ्य दे देते, क्या 2 इतना लाइन समय भी खा बोल लिया, पाया एक तो हूं क्या? तथ्य ठीक है विदु जी, आप भी बोलने दीजिए ना इनको इनको। नहीं करती। ठीक है, इनको म्यूट करिए, मुझे मेरी सुनिए। ठीक है, टाइम हो गया। मैं फिर से लौटूंगी और एक और सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास। ठीक है, केसी मलकानिया जी, विदु जी कह रहे हैं कि इनकी तरफ से दुष्प्रचार हुआ, यहाँ पर वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि इन्होंने दुष्प्रचार किया। ये दुष्प्रचार किया तो ये फायदा किसको मिला? एक फेयर कमेंट मैं आपसे चाहूंगी सर कि किसने दुष्प्रचार किया। देखो, फायदा तो मैंने पहले बता दिया हाँ। कि इसका फायदा
वो कांग्रेस को निश्चित रूप से मिला है। कांग्रेस की सीटें बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को इसका हानि हुई है, क्योंकि जैसे कह रहा था कि ये जो आरक्षण है ये मुसलमानों को दिया जाएगा या दूसरों को दिया जाएगा या संविधान चेंज कर दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी कोशिश की है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो जो जमीन है, दूसरे है, देश के संसाधन है, वो बांट कर दिए जाएंगे। जब किसकी हो जाती है तो कुछ उसके बाद विदेशों में ऐसी प्रथा है कि उसकी संपत्ति का कुछ भाग सरकार को चल जाता है। तो मोदी जी ने भी कहा कि आपका मंगलसूत्र चल जाएगा, आपके प्रॉपर्टी की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं, इसलिए आपके जो आरक्षण है वो खत्म हो जाए। दूसरी कई बातें हुई हैं, बातें दोनों उस पर साइड से हुई हैं, परंतु ये मुद्दा जो था ज्यादा जोर शोर से राहुल गांधी जी ने उठाया और उन्होंने अपने साथ संविधान की किताब भी रखी और उन्होंने बार बार दिखाया कि ये संविधान है मेरे पास, मैं इसकी संविधान तब तक है जब तक ये लोकतंत्र है। हो सकता है कि मोदी जी ये चुनाव लड़े और उनको 400 सीटें आ जाती है, उसके बाद शायद चुनाव हो या ना। ठीक है विदु रावल जी, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी गई इस मुद्दे को लेकर, लेकिन जो जनता को कन्विंस करवा पाएगा निश्चित तौर पर कामयाब भी उसे ही कहा जाएगा। जिस तरीके से केसी मलकानिया जी कह भी रहे हैं कि कांग्रेस ने जोर शोर से मुद्दा उठाया, राहुल गांधी हाथ में संविधान की कॉपी लिए नजर आए और लोगों ने उस पर भरोसा भी किया और एक प्रदर्शन बेहतर नजर आया भी। तो क्या लगता नहीं है आपको कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी, उन मुद्दों के कंपैरिजन में कहीं काट नहीं मिल पाई? नहीं, उल्टा जिन मुद्दों को ये उठाकर ज्यादातर डिबेटों में समय खर्च करते रहे, समय खराब करते रहे, उन मुद्दों की बजाय इन्होंने एक नया मुद्दा जो है जिस पर चर्चा नहीं हो रही थी, जिस पर विमर्श होना चाहिए था, और आज भी आपने संविधान को लेकर चर्चा की थी, मुझे लगा कि आज तो कम से कम जो है तथ्य लेकर आने चाहिए थे, कल की डिबेट का नहीं मोहलत मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, कल फिर डिबेट रखिएगा। और मैं कल फिर दावे के साथ कहता हूं 1947 से 93 का जो इन्होंने फिर यहाँ, ये अभ्यस्त है झूठ बोलने के। अरे 70 साल तक राज किया। नहीं सोनल जी, बात पूरी करने दीजिए। समय मेरे पास बहुत कम है, 30 सेकंड का वक्त दे रही हूं, जल्दी से कंक्लूड कीजिए। 30 सेकंड में इन्होंने तो तथ्य नहीं रखा, मैं 30 सेकंड में 2-3 तथ्य रख देता हूं। संविधान, बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान की सभा के अंदर जो है चर्चा के दौरान ये बात साफ तौर पर कही थी कि संविधान में संशोधन तो बार बार होंगे, समय के अनुसार होंगे, लेकिन संविधान की मूल आत्मा जो है उसकी प्रस्तावना है, उसका प्रीफेस है, उसका एम्बलम है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने उसको छेड़छाड़ कर दी, उसको बदल दिया, वो पेज फाड़ कर नया पेज डाल दिया। ठीक है, वो तो मैंने जिक्र किया भी कि उस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहने लगे थे लोग। ठीक है, और सुनिए एक और तथ्य देता हूं, बाप ने, उसकी बेटी ने और उसके बेटे ने, फिर तीनों पीढ़ियों ने जो है देश के चलिए ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, समय नहीं है विदु जी, प्लीज समय नहीं, बिल्कुल भी समय नहीं है। आज आपने भी वक्त खराब किया। नहीं, वैसे भी नहीं बोलना, उन्होंने वैसे भी कुछ नहीं बोलना। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? वो बोलेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी बोलिए। झूठ बोलना है जिस आदमी ने, और झूठ पकड़ा नहीं, ये कोई तरीका नहीं है ना विदु जी। आप बोल रहे हैं वो सब सच है, दूसरा आदमी बोल रहा है वो सब झूठ है, ये कोई तरीका नहीं है ना विदु जी। उनके पास भी तथ्य हो सकते हैं, उनसे सुनेंगे तो पता चलेगा ना। बहुत टाइम खराब हो गया है। ठीक है, आप सुन लीजिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी कंक्लूड कीजिए प्लीज। कंक्लूड करके एक आध तथ्य दे दो, चलो शाबाश। ठीक है, सुन लीजिए। जिस आप संशोधन की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट, उसको स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है। जिसको संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या कर चुकी है, उस मूल ढांचे के अनुकूल बता चुकी है, उसको मूल ढांचे के खिलाफ बताना ही गलत है। कोर्ट बंद थे उस समय, 42 बाद में गया है सुप्रीम। ठीक है। थैंक यू सो मच विदु जी, थैंक यू वेद प्रकाश विद्रोही जी, केसी मलकानिया जी। और सीधे आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी कुछ कह रहे हैं। आज ऐसे परिवारों के बीच में मैं आज आया हूं इस हैप्पी योजना को लेकर के कि जिन परिवारों के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं लेकर के आई है और उनको मजबूत करने का काम उनके माध्यम से किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि 2014 से पहले अगर हम देखते थे, गरीब परिवार के घर में तो गैस का सिलेंडर पहुंचता ही नहीं था, मिलता ही नहीं था, परंतु
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो देश के संपन्न व्यक्ति थे उन संपन्न लोगों से एक आह्वान किया कि आप अपनी सब्सिडी को छोड़िए और उस सब्सिडी का उपयोग मैं कहीं अच्छी जगह करना चाहता हूं। और देश के करोड़ों लोग इस प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर आगे निकल करके आए और उन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ी और देश के अंदर 9.5 करोड़ माताओं बहनों की रसोई के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस योजना के माध्यम से 12 लाख हमारी माताओं बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर ये हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आयुष्मान कार्ड जैसी योजना, आयुष्मान कार्ड कि आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि अगर दिक्कत आ जाती है, दिक्कत कहीं इलाज कराने के अंदर पहले तो कहीं से उठाना पड़ता था या पैसे के अभाव के कारण गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की व्यवस्था की गरीब व्यक्ति को यह चिंता नहीं है कि अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है उसके इलाज के लिए एक कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना करके गरीब व्यक्ति की जेब के अंदर डालने का काम किया। और वो सम्मान पूर्वक किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल हैं जिनको पैनल किया गया है वहां पर जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये अधिकार भी गरीब व्यक्ति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि इस योजना का और विस्तार रूप किया गया है, इस योजना को जो हमारे पहले जो आय थी 1,20,000 रुपए, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस इनकम को बढ़ा करके 1,80,000 किया। और 1,80,000 के अंदर जितने भी हमारे परिवार थे उन परिवारों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड योजना बना करके उन परिवारों को जोड़ने का काम किया। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज उनको ये चिंता नहीं है कि इलाज के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। और मुझे खुशी है इस बात की भी बताते हुए आप लोगों के बीच में जो सरकार ने हरियाणा के अंदर पिछले दिनों इसको लॉन्च किया था, निरोगी हरियाणा योजना। उस योजना के माध्यम से कि घर घर जाकर के उसका चेकअप करना, उसको चेक करके उसको बताना कि अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसको अवगत कराना और ताकि वो अपना समय के ऊपर इलाज करा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार ने जो निरोगी हरियाणा योजना है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसके माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए क्योंकि जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर हम देखें लगभग 4 करोड़ मकान देश के अंदर बना करके देने का कार्य ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। ये ऐतिहासिक काम कि गरीब के हित के अंदर अगर मजबूत कदम किसी ने उठाए हैं, यह आजादी के बाद पहली बार है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये कदम उठाए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान तो इस 10 वर्षों के अंदर बना करके दिए हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य भी लिया है, लक्ष्य नहीं संकल्प लिया है कि आने वाले इस 2024 के अंदर जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब औथ ले लेंगे, इसके बाद 2029 तक 3 करोड़ और नए मकान बना करके देने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी इन 5 वर्षों के अंदर करने का काम करेंगे। जो सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक ही सोच है कि कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। योजनाबद्ध तरीके से उसको मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार कर रही है।
और मुझे और भी आप लोगों को बताने की ये, क्योंकि मुझे खुशी है कि सरकार इस प्रकार के जब काम करती है जिससे कि गरीब हमारा सशक्त और मजबूत होता है और उसको लगता है कि ये सरकार मेरी है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारा जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, उसके माध्यम से कि अगर किसी घर के अंदर उसने अपना उसको रिपेयर करनी है, उसमें रंग या कोई और कच्ची छत है उसकी पक्की छत करनी है, उसके लिए भी 80,000 रुपया उस तक पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से ये हमारी सरकार कर रही है। और अभी हमने इसकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। जल्दी ही हरियाणा के अंदर लगभग काफी संख्या के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था, इस योजना के माध्यम से डायरेक्ट पैसा उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से वो हमारी सरकार कर रही है, ताकि गरीब व्यक्ति को मजबूत और सशक्त किया जाए। और मुझे खुशी है बताते हुए, जब ये कोरोना कालखंड आया, इस कोरोना कालखंड के अंदर हमारा जो छोटा व्यक्ति था, रेडी वाला, फड़ी वाला, जिसको उसका काम बंद हो गया, वो सुबह कमाता था, शाम को खाता था, इस प्रकार का वो अपना काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। परंतु कोरोना कालखंड के अंदर वो दिक्कतें आई और उसका कारोबार बंद हुआ। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लेकर के आए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और उस योजना के माध्यम से ऐसे सब लोगों को जो फड़ी वाला था या कोई रेडी वाला था, जो अपना दिन भर कमाता था और कमा करके अपने परिवार का अपना गुजारा करता था, ऐसे लोगों को बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी सरकार ने गरीबों के हित के अंदर जो काम किए हैं, मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना, इसके माध्यम से कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 71,000 रुपया अगर बिटिया की शादी होती है, उस परिवार को हेल्प करने का काम ये हमारी सरकार ने इस योजना के माध्यम से किया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, इस योजना के माध्यम से भी गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से, जो हमारा पिछड़ा अति गरीब व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा जाए और उसको भी योजना का लाभ पहुंचे और उनको इस योजना के माध्यम से सशक्त और मजबूत किया जाए। ये हमारी सरकार ने इस योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जब देखता हूं कि इन सब योजनाओं को, जो मैंने ई गवर्नेंस की बात की है, जो गुड गवर्नेंस की बात की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी इस बात के ऊपर पूरा दबाव दिया है कि हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के माध्यम से लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम निरंतर करती रहेगी। परंतु कुछ लोग होते हैं जिनको इन चीजों का जो लाभ मिल रहा है, विपक्ष के इस प्रकार के हमारे साथी हैं, लगातार इन बातों का वो विरोध करते रहते हैं, क्योंकि उनके समय के अंदर जब हम देखते हैं कि आज डायरेक्ट लाभ उनके खाते के अंदर पहुंच रहा है, उन तक लाभ पहुंच रहा है, योजनाबद्ध तरीके से ये पहली बार लाभ पहुंचा है। ये भी इस गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण है कि एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। और अगर हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन उसको ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन के माध्यम से पहले तो अगर बुढ़ापा पेंशन बनवानी होती थी उसको 6-6 महीने लग जाते थे। और मुझे ध्यान में है बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग आकर के भी बोलते थे कि भाई मुझे सेवा देनी पड़ी तब जाकर के मेरी पेंशन लगी, नहीं तो पेंशन भी नहीं लगती थी। परंतु इसको ऑनलाइन किया है और ऑनलाइन करने के बाद जब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर आ जाती है। आज सरकार ने लगातार बुढ़ापा पेंशन के अंदर ये सम्मान देते हुए, इसको बढ़ाते हुए देश के अंदर, मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर अगर बुजुर्गों को सम्मान भत्ता कोई सरकार दे रही है तो हरियाणा सरकार उनको 3,000 रुपया महीना पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है।
और इसी प्रकार से जो हमारे दिव्यांग भाई हैं या हमारे उनको भी ये पेंशन का लाभ उसका डायरेक्ट ऑनलाइन बन करके उसके घर के ऊपर आ जाती है और उसको भी इसका लाभ डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और हरियाणा के अंदर अगर हम देखते हैं, जो हमारा भाई ऐसा है कि जिसकी पत्नी की कोई कहीं डेथ हो जाती है और वो विधुर हो जाता है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने पहली बार, अगर वो 45 साल की आयु का है तो उसको भी इस पेंशन के साथ जोड़ करके उनको भी लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने ये किया है। मुझे खुशी है कि जितने भी ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ आप लोगों तक डायरेक्ट हमारी सरकार ये ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन पहुंचाने का काम आप लोगों तक ये हमारी सरकार कर रही है। और आज इस हैप्पी योजना के माध्यम से जो हमारे हरियाणा के लगभग 84 लाख ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठाएंगे, मुझे खुशी है। आप सबको मैं इस बात की बधाई भी देता हूं कि इस योजना का लाभ आप लोग, अगर आपने कहीं काम के लिए जाना है या कहीं दवाई बूटी के लिए जाना है या कोई सामान लेने के लिए जाना है, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जब मैं देखता हूं कि सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति को, चाहे हैप्पी योजना के माध्यम से आपका सफर फ्री करने का काम किया हो, चाहे गरीब व्यक्ति के घर के ऊपर भाइयों गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की हो, चाहे हर घर के अंदर रसोई में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी ये योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने किया है। ये मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रकार की योजनाओं से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर और देश के अंदर एक बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर देखने को मिला है, तो आज गरीब व्यक्ति भी इस बात से आश्वस्त है कि ये सरकार, ये हमारे हित की सरकार है और हमारे हित के बारे में सोचती हुई यह लाभ हमारे तक पहुंचाने का काम कर रही है। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 10 वर्षों के अंदर कहीं भी कोई लीकेज नहीं है, सीधा डायरेक्ट गरीब व्यक्ति के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर वो किया है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर जो हैप्पी योजना है, आप इसका लाभ बड़ी मजबूती से वो लेंगे और भी जो बनने और उसका जिससे डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कि उसके 50 रुपए का चार्ज है कि कार्ड की वो कीमत, और 1000 किलोमीटर तक आप 1 साल के अंदर इसके ऊपर सफर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारियों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और जो सेवाएं आप लोगों को देने का वो काम करते हैं, अच्छी सेवाएं देने का काम करते हैं, सभी अधिकारियों को भी और सभी कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। गैस कार्ड स्कीम शुरू की गई है। प्रदेश में 12 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है। मुख्यमंत्री का कहना है पीएम मोदी ने गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। इसकी शुरुआत सीएम नायब सैनी की तरफ से करनाल से की गई है। इसके साथ ही राज्य के जो सभी 36 डिपो हैं और सब डिपो हैं, वहां पर भी कार्ड स्कीम शुरू की गई है। पीएम मोदी ने देश के 4.5 करोड़ लोगों को आवास दिए हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री का। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी कि हैप्पी स्कीम जो है, उसके तहत लोग रोजाना 30 किलोमीटर और साल में 1000 किलोमीटर फ्री सफर कर सकेंगे। इसका फायदा सालाना अगर बात करें तो 1,80,000 से कम आमदनी वाले जो परिवार हैं उनको सीधे तौर पर मिलेगा। तो एक बड़ा तोहफा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।